हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट बी वेरी गुड बेटा. दिस साइड आई एम डॉक्टर CA प्रियंका सक्सेना एंड आई विल बी टेकिंग अप योर डायरेक्ट टैक्सेशन. आज हम डायरेक्ट टैक्स को शुरू करते हैं और सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स को समझते हैं जो इस सब्जेक्ट के अंदर यूज की जाती है. सबसे पहले अगर मैं बात करूं डायरेक्ट टैक्स की, तो व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट टैक्स? आपको क्या लगता है ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता होगा? अगर मैं आपसे बेसिक मीनिंग पूछूं तो मुझे बताइए बेटा, ये टैक्स का मतलब क्या होता होगा? व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स? सर, टैक्स का मतलब क्या है? लॉ मेकर कहता है कि टैक्स का मीनिंग है एनी कंपल्सरी पेमेंट, कोई भी पेमेंट जो आप कंपल्सरीली कर रहे हो, जिससे आप बच नहीं सकते. और ये कंपल्सरी पेमेंट आपको किसको करनी होगी? लॉ मेकर कहता है सर ये वो पेमेंट है जो आपको करनी होगी टू गवर्नमेंट, सरकार को पे करना होगा. क्या कोई भी पेमेंट जो सरकार को हमने पे की है वो टैक्स का रूप ले सकती है? लॉ मेकर कहता है नहीं सर, वो ही पेमेंट टैक्स है जो सरकार को दी जा रही है अंडर एनी लॉ. यानी सर इसके लिए एक लॉ होना जरूरी है, और लॉ को अब से टेक्निकली हम बुलाएंगे स्टैट्यूट. स्टैट्यूट का लिटरल मीनिंग होता है लॉ. सर कोई भी पेमेंट जो कंपल्सरीली आपको गवर्नमेंट को पे करनी है अंडर एनी स्टैट्यूट, अंडर एनी लॉ, इज नोन एज टैक्स. अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये स्टैट्यूट का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय लॉ? और ये लॉ बनाता कौन है? तो सर इंडिया में सारे लॉज बनाने की पावर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बताई गई है. यानी इंडिया में लॉ कौन बनाएगा, किन किन चीजों पे लॉ बनाएगा, कौन गवर्न करेगा इन लॉज को, ये सारी प्रोविजंस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं. इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर संविधान में बताई गई हैं. अब सवाल ये उठता है ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? सर कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले कहता है कि भाई इंडिया में हम जितनी भी पावर्स है मेन, वो अलग अलग बॉडीज में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. जैसे पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 लोगों में बांट दी मेनली. सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि सर हम लेजिस्लेटिव पावर देंगे. लेजिस्लेटिव का लिटरल मीनिंग होता है लॉ मेकिंग पावर, लॉ बनाने की पावर. और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सर इंडिया में लॉ बनाने की पावर जो है वो प्राइमरीली हम पार्लियामेंट को देंगे. पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को लॉ बनाने की पावर दी गई है, और ये जो भी लॉ बनाएगी वो पूरी इंडिया में एप्लीकेबल होंगे. फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सर जो भी लॉ बना उससे एग्जीक्यूट करने की पावर हम रूलिंग पार्टी को दे देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देंगे. जो भी पार्टी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा मेंबर्स इलेक्ट करवा के लाती है उसे गवर्निंग पावर दी जाती है, और जो भी लॉज पार्लियामेंट ने बनाए उसको इम्प्लीमेंट करने की पावर, इम्प्लीमेंटेशन का काम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया जाता है. एंड फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सर आगे चल के किसी के बीच में डिस्प्यूट होता है, कोई भी 2 पार्टीज में झगड़ा होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो उस झगड़े को सुलझाने की पावर, उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की पावर, रेजोल्यूशन निकालने की पावर जो है वो हम कोर्ट को दे देंगे. यानी बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 बॉडीज अपॉइंट कर दी. कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है 3 बॉडीज अपॉइंट कर दी. लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट को, लॉ को एग्जीक्यूट करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को, और किसी भी तरह के झगड़े को खत्म करने की पावर कोर्ट को दे दी गई.
अब सर ये जो पावर कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई पार्लियामेंट को कोई भी लॉ बनाने की, क्या इसके बेसिस पे पार्लियामेंट कुछ भी लॉ बना सकता है? क्या पार्लियामेंट आपके सांस लेने और छोड़ने पे भी लॉ बना के आपसे टैक्स चार्ज कर सकता है? क्या पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ बना सकता है कि भाई हर सांस लेने और छोड़ने पर, हर ब्रीद इन और ब्रीद आउट पर आपको 1 रुपए का टैक्स देना है, और अगर आपने टैक्स नहीं दिया सांसें लेने और छोड़ने का तो हम आपकी सांसें बंद करा देंगे? क्या बेटा पार्लियामेंट इस तरीके का कानून बना सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है नहीं सर। कॉन्स्टिट्यूशन फर्दर कहता है कि भाई कभी भी आप लॉ जो है वो मौलिक अधिकारों पे नहीं बनाओगे। यानी कॉन्स्टिट्यूशन आपको कुछ फंडामेंटल, कुछ बेसिक राइट्स देता है, कुछ मौलिक अधिकार देता है, और पार्लियामेंट को कहता है कि ये अधिकार सबके हैं, इस पे आप कोई कानून नहीं बनाएंगे, इस पे आप कोई पाबंदी, कोई बंदिश नहीं लगाएंगे। जैसे सर वहां पे एक राइट है, राइट टू लिव, जीने का अधिकार। तो सर जिंदा रहने के लिए जो भी अधिकार है, सांस लेना छोड़ना, खाना खाना, पानी पीना, ये सब हर इंसान के मौलिक अधिकार है। इस पे पार्लियामेंट कभी भी कोई कानून बना के लोगों को बांध नहीं सकती। ठीक है जी। तो ऐसे और 5 मोर राइट्स हैं, यानी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। इन राइट्स पे कोई लॉ मत बनाओ, पहली बात। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सर हम आपको यहाँ पे लिस्ट देंगे, हम आपको यहाँ पे लिस्ट देंगे, और लिस्ट भी 3 कैटेगरी में बटी होगी। पहली लिस्ट होगी यूनियन लिस्ट, जिसके अंदर कुछ आइटम्स दिए जाएंगे, और जो आइटम्स यूनियन लिस्ट में दिए गए हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं आइटम्स पे पार्लियामेंट लॉ बना सकेगी। यानी अब पार्लियामेंट को लॉ बनाने की भले ही पावर दी, लेकिन पार्लियामेंट लॉ बनाने के लिए अपनी मनमर्जी नहीं चला सकती। लॉ बनाने के लिए पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन से पावर लेनी होगी, और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि फंडामेंटल राइट्स पे आप कोई लॉ नहीं बनाएंगे, और आप किसी और चीज पे लॉ बनाएंगे भी तो उन्हीं आइटम्स पे लॉ बनाएंगे जो हम आपको शेड्यूल में दे रहे हैं। सिमिलरली उन्होंने यूनियन लिस्ट के साथ साथ एक स्टेट लिस्ट बनाई और कहा कि सर इसमें भी हम कुछ आइटम्स दे रहे हैं, जो आइटम्स हम आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, इन आइटम्स पे स्टेट लेवल पे लॉ बनेगा। और स्टेट लेवल पे लॉ बनाने की पावर दी गई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, विधानसभा को। यानी अगर हम सेंट्रल लेवल पे बात करें तो पार्लियामेंट आता है, और स्टेट लेवल पे बात करें तो पार्लियामेंट की तरह लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभा होती है। विधानसभा लॉ बनाती है स्टेट लेवल पे, और जो भी लॉ विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली बनाती है उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने की पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी जाती है। एंड सिमिलरली स्टेट लेवल पे कोई डिस्प्यूट आता है तो सर वो कोर्ट में रिजॉल्व होता है, और स्टेट लेवल पे हाईएस्ट कोर्ट होती है हाई कोर्ट। ठीक है जी। तो सिंपल भाषा में मैं कहूं तो हम ये कह सकते हैं कि सर यूनियन लिस्ट में जो भी आइटम्स हैं उन पे लॉ जो है वो पार्लियामेंट बनाएगी, और स्टेट लिस्ट में जो भी आइटम्स हैं उन पे लॉ स्टेट लेवल पे विधानसभा बनाएगी। यानी यहाँ पे लॉ मेकिंग पावर होगी लेजिस्लेटिव असेंबली को। एंड सर कॉन्स्टिट्यूशन में एक और लिस्ट दी गई जिसे हमने नाम दिया कॉन्करेंट लिस्ट का, और कॉन्करेंट लिस्ट में कॉन्स्टिट्यूशन ने जो भी आइटम्स दिए हैं उन आइटम्स पे लॉ चाहे तो पार्लियामेंट भी बना सकती है सेंट्रल लेवल पे, और लॉ चाहे तो लेजिस्लेटिव असेंबली भी बना सकती है स्टेट लेवल पे। यानी सेंट्रल और स्टेट दोनों के पास पावर होती है यहाँ पे उन आइटम्स पे लॉ बनाने की जो आइटम्स कंकरेंट लिस्ट में मेंशन है। ठीक है जी। तो अब ध्यान रखेंगे सर हमारे पास लिस्ट दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, यूनियन लिस्ट के अंदर कुछ आइटम्स हैं, स्टेट लिस्ट के अंदर कुछ आइटम्स हैं, एंड कॉन्करेंट लिस्ट में कुछ आइटम्स हैं। यूनियन लिस्ट के आइटम्स पे लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। स्टेट लिस्ट के आइटम्स पे लेजिस्लेटिव असेंबली, और कॉन्करेंट लिस्ट के आइटम पे पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों ही लॉ बना सकते हैं। फर्दर
सबसे पहले मार्केट में जो डाउट आता है बच्चों के बीच में, वो ये डाउट होता है कि मैम पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट गवर्नमेंट में डिफरेंस क्या होता है। तो बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ध्यान रखिएगा बेटा, पार्लियामेंट एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जहां पे 2 हाउसेस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा में प्रेसिडेंट द्वारा इलेक्टेड नॉमिनेटेड मेंबर्स आते हैं, वेयर एज लोकसभा में लोगों द्वारा इलेक्टेड मेंबर्स सिलेक्ट होके आते हैं। यानी बेसिकली पूरी इंडिया को कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा है, अलग अलग रीजन्स में बांटा हुआ है, और हर रीजन में 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है। अब हर रीजन से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स खड़े होते हैं इलेक्शन के अंदर। यानी सर आपको यहाँ पे बीजेपी के भी रिप्रेजेंटेटिव मिल जाएंगे, कांग्रेस के भी रिप्रेजेंटेटिव मिल जाएंगे, समाजवादी पार्टी, आप पार्टी, एटसेट्रा एटसेट्रा, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, बहुत सारी पार्टीज के अलग अलग चुनिंदा जो कैंडिडेट्स है वो खड़े होते हैं। अलग अलग कैंडिडेट्स खड़े किए जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज खड़े करती है, और फिर वहां पे लोग वोट देके अपने मनपसंद कैंडिडेट को इलेक्ट करती है। यानी हर पर्सन अपने अपने वोट देता है, और जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट्स मिलती हैं वो इलेक्शन जीत के लोकसभा का मेंबर बन जाता है, जिसको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, एमपी का दर्जा देते हैं। अब सर लोकसभा में एमपी जो है अलग अलग पार्टी से इलेक्ट होके आते हैं, बीजेपी के भी एमपी हो सकते हैं, कांग्रेस के भी हो सकते हैं, समाजवादी पार्टी के भी हो सकते हैं, एंड सो ऑन। और लोकसभा में जिस पार्टी के सबसे ज्यादा मेंबर सिलेक्ट होके आए हैं वो रूलिंग पार्टी बन जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। लाइक करंटली एज ऑफ नाउ सब पार्लियामेंट के अंदर बीजेपी के सबसे ज्यादा मेंबर सिलेक्ट होके आए, तो बीजेपी जो है वो रूलिंग पार्टी बन गई, जिसे हमने सेंट्रल गवर्नमेंट का दर्जा दिया। तो सर जो लॉ बनता है, जो लेजिस्लेटिव पावर है, वो तो पार्लियामेंट के पास है लोकसभा में, जहां पे अलग अलग पार्टी के कैंडिडेट्स मेंबर्स इलेक्ट होके आए हैं। और सर ये जो अलग अलग पार्टी के मेंबर्स बैठे हुए हैं, इन सबके बीच में डिस्कशन होगा किसी भी लॉ को पास करने के लिए, और जो भी लॉ पार्लियामेंट बनाएगा उसे हम नाम देंगे एक्ट का। जो भी लॉ पार्लियामेंट बनाएगा उसे हम नाम देंगे एक्ट का। और एक्ट में जो भी प्रोविजंस पार्लियामेंट ने दिए, उन प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने की, एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी जो होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी जाएगी। जैसे हम अपने सब्जेक्ट में पढ़ेंगे कि भाई पार्लियामेंट ने बनाया इनकम टैक्स एक्ट, पार्लियामेंट ने बनाया इनकम टैक्स एक्ट, लॉ बनाया इनकम टैक्स के लिए जो 1961 में आया था। अब लॉ तो बनाया पार्लियामेंट ने, लेकिन इस इनकम टैक्स की कलेक्शन की जिम्मेदारी किसको दे दी? भाई लोग इनकम टैक्स एक्ट को फॉलो करके इनकम टैक्स गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं या नहीं, ये इम्प्लीमेंटेशन, इसका एग्जीक्यूशन का काम किसको दे दिया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जीक्यूशन देखती है उस लॉ का जो पार्लियामेंट ने बनाया, और पार्लियामेंट लॉ उन्हीं आइटम्स पे बनाता है जिसकी पावर कॉन्स्टिट्यूशन हमें देती है। तो इसका मतलब मैं ये कह दूं कि बेटा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बेस है हमारे सारे लॉज का, सारे गवर्नेंस का। ठीक है जी। तो अब अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड पॉइंट ध्यान रखिएगा कि सर कॉन्स्टिट्यूशन की यूनियन लिस्ट में एक आइटम है, आइटम नंबर 82, जो कहता है कि सर इनकम पे पार्लियामेंट चाहे तो कोई भी लॉ बना सकती है। और इस आइटम नंबर 82 से पावर लेके पार्लियामेंट ने लॉ बनाया इन द नेम ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम पे लॉ बनाने की पावर उठाई आइटम नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट से पार्लियामेंट ने, और वहां से पावर लेके पार्लियामेंट ने लॉ बनाया इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिसको एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी गई, जो इनकम टैक्स की कलेक्शन का काम देखेगा। ठीक है जी। तो एक आइडिया लग रहा है भाई ये स्टैट्यूट कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है। यानी मैं इसको ऐसे कह सकती हूं, अगर हम बात करें स्टैट्यूट की, तो भाई इंडिया में सबसे पहले आएगा कॉन्स्टिट्यूशन,
संविधान जो है इंडिया का वो हमें बताएगा किस किस पे लॉ बनाना है, कैसे बनाना है। और संविधान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन लिस्ट के अंदर अलग अलग आइटम्स दिए हैं, जिसपे यूनियन लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे भाई पार्लियामेंट लॉ बनाएगा। सिमिलरली स्टेट लिस्ट में कुछ आइटम्स दिए हैं जहां से पावर लेके स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ बनाएगी एंड सो ऑन। और कॉन्स्टिट्यूशन से पावर लेके पार्लियामेंट लॉ बनाएगा। पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगा उसे हम नाम देंगे अब से एक्ट का। ठीक है जी। अब प्रैक्टिकली सुनिएगा, पार्लियामेंट जो है वो कोई भी एक कानून पास करने के लिए, लॉ पास करने के लिए, एक्ट बनाने के लिए कम से कम टाइम कितना लेता होगा सोचिएगा। सर पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहां पे अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स इलेक्ट होके आए हैं। पार्लियामेंट के अंदर बीजेपी के मेंबर्स भी इलेक्ट होके आए हैं, कांग्रेस पार्टी के भी मेंबर्स इलेक्ट होके आए हैं एंड सो ऑन। और सर ये जितने भी अपोजिशन पार्टी के मेंबर है ये एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, एटलीस्ट इन पार्लियामेंट। तो सर यहाँ पे पार्लियामेंट में जहां अपोजिशन पार्टी बैठी है, सर वो कितना टाइम लगाती होगी लॉ बनाने में? भाई लॉ मेकर कहता है सर यहाँ पे कम से कम 6-7 साल तो लग ही जाते हैं। कारण सर यहाँ पे अपोजिशन पार्टी बैठी है, बहुत आसानी से एक दूसरे के प्रपोजल पे राजी नहीं होती, एक दूसरे के प्रपोजल पे कंसेंट नहीं देती। तो सर क्योंकि अपोजिशन पार्टी बैठी है, एक दूसरे की बात से इमीडिएटली सहमत नहीं होती, देयरफॉर पार्लियामेंट लॉ बनाने में बहुत टाइम लगा देता है। इसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सर पार्लियामेंट में तो जनरली लॉ बनने में टाइम लग जाता है, देयरफॉर अगर आपको किसी भी चीज पे इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है, कोई भी ऐसा मैटर है जिसपे आपको इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है, वहां पे पार्लियामेंट को कहा जाता है कि आप अपनी लॉ मेकिंग पावर, अपनी लॉ बनाने की पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दीजिए। यानी अगर मैं कहूं तो मैं ये कह सकती हूं, इन केस ऑफ इमीडिएट एक्शन, जब भी पार्लियामेंट को लगता है कि सर सरकार को जो है इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है, हम इतने लंबे टाइम तक वेट नहीं कर सकते कि अपोजिशन पार्टी अपनी कंसेंट दे और 5-5, 6-6 साल में लॉ पास हो, तो ऐसे केस में पार्लियामेंट अपनी लॉ बनाने की पावर ट्रांसफर कर देती है, डेलीगेट कर देती है। डेलीगेट का मतलब होता है ट्रांसफर करना। डेलीगेट कर देती है अपनी लेजिस्लेटिव पावर, अपनी लॉ बनाने की पावर वो ट्रांसफर कर देती है टू सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कुछ केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर आ जाती है ऑफ मेकिंग लॉ। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉ बनाती है वो जनरली लॉ बनाती है बाय पासिंग अ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट होता है बेटा गवर्नमेंट न्यूज़पेपर, सरकारी अखबार को हम ऑफिशियल गैजेट कहते हैं। और इस ऑफिशियल गैजेट में गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ पास करती है बाय पासिंग अ नोटिफिकेशन। और कई बार मैटर्स बहुत लंबे होते हैं, एक ही मैटर पे बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं, तो उन पे रूल्स बना दिए जाते हैं। तो टेक्निकली स्पीकिंग हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से पावर लेके लॉ बनाने की पावर प्राइमरीली पार्लियामेंट के पास है, लेकिन कुछ केसेस में ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दे दी जाती है। फर्दर सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे आती है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। जो रूलिंग पार्टी है उसके अंडर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज आती हैं। जैसे अगर हम अपने सब्जेक्ट की बात करें तो सर सबसे बड़ी मिनिस्ट्री आती है फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो सरकार का पैसों का लेन देन देखती है। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर टेक्निकली 2 डिपार्टमेंट आते हैं। एक है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो खर्चों को देखता है कि भाई क्या क्या जरूरी खर्चे हैं जो सरकार के पार्ट पे इनकर्ड होने जरूरी हैं। ये सारी डिटेल कौन चेक करता है, कौन मेंटेन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। सर कैसा खर्चा करना है, कितना खर्चा करना है, कब तक खर्चा करना है, किससे सैंक्शन कराना है खर्चा, ये सारी जिम्मेदारी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के पास होती है। ऑन दी अदर साइड एक दूसरा डिपार्टमेंट होता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जो सरकार के रेवेन्यू के लिए काम करता है। सरकार का रेवेन्यू खजाना कैसे भरा जाए, सरकार का कैश इनफ्लो कैसे जनरेट किया जाए, सरकार की कमाई कैसे क्रिएट की जा सके, सो दैट सरकार उस पैसे को
देश की प्रगति में, नेशन डेवलपमेंट में खर्च कर सके। तो सर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ये सारे काम देखता है और हम जानते हैं कि सरकार का रेवेन्यू मेजरली जो है वो टैक्सेशन से आता है। और जो ये टैक्स है बेटा, ये दो तरह से क्रिएट होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट टैक्स के नाम से और एक होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के नाम से। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होते हैं हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में मीनिंग। बस ध्यान रखिएगा, अगर डायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन लीगल कंप्लायंसेस देखने हैं तो उसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक बोर्ड बना दिया, CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और वहीं पे इनडायरेक्ट टैक्सेस को देखने के लिए उन्होंने एक बोर्ड बनाया, CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, नाम से ही क्लियर है। CBIC जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस को देखेगा और CBDT जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस के कंप्लायंसेस को, डायरेक्ट टैक्स के लीगल ऑब्लिगेशंस को देखेगा। ठीक है जी। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में डायरेक्ट टैक्सेशन के लिए CBDT बनाया गया और CBDT के अंदर वेरियस ऑफिसर्स होंगे डिफरेंट रैंक के, जिनको हम आगे चल के पढ़ेंगे। CBDT के अंदर आपको वेरियस ऑफिसर्स मिलेंगे ऑफ डिफरेंट रैंक, अलग अलग रैंक के ऑफिसर्स होंगे जो इनकम टैक्स की कलेक्शन और उनके बाकी कंप्लायंसेस को चेक करेंगे। ठीक है जी। अब सर सवाल ये पैदा होता है कि ये जो ऑफिसर्स हैं इन्हें कई बार लॉ को लेके कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, तो ये अपने बोर्ड के पास जाते हैं और बोर्ड से एक्सप्लेनेशन मांगते हैं कि भाई हमें सिंपल भाषा में बताइए लॉ का मीनिंग क्या है। तो जो ये बोर्ड है, ये जो CBDT है, ये अपने ही ऑफिसर्स को लॉ की सिंपल भाषा में एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है, एक्सप्लेनेशन देता है एक्ट की, नोटिफिकेशन की, रूल्स की एंड सो ऑन। और जो ये क्लैरिफिकेशन निकल के आती है इसे हम नाम देते हैं सर्कुलर्स का, जो आप अपने कोर्स में पढ़ेंगे। यानी सर बेसिकली हम तीन चीजें देखेंगे जो किसी भी टैक्सेशन लॉ के अंदर आएगी। सबसे पहले तो होगा एक्ट, जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया। दूसरा होगा नोटिफिकेशन या रूल्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए ऑन द बेसिस ऑफ पावर गिवन टू देम बाय पार्लियामेंट। एंड देन तीसरा सर्कुलर्स। अब लॉ मेकर कहता है कि सर इसमें स्टैच्यूट हम किस किस को माने, किस किस को लॉ माने। तो सर ये जो एक्ट है बताइए क्या ये एक्ट स्टैच्यूट का हिस्सा होगा या नहीं। सर सोचिए, ये जो एक्ट है बनाया किसने है, लॉ मेकिंग पावर किसके पास है। सर अगर देखा जाए तो प्राइमरीली लॉ बनाने की पावर किसके पास है, लेजिस्लेटिव पावर किसके पास है। भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट के पास लेजिस्लेटिव पावर है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो भी प्रोविजंस देगा वो सर लॉ का हिस्सा माने जाएंगे, स्टैट्यूट माना जाएगा। सिमिलरली सर कुछ केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट को भी डेलीगेटेड पावर दे दी गई है, उनके पास भी डेलीगेटेड लेजिस्लेटिव पावर है, लॉ बनाने की पावर है कुछ केसेस में। तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो भी नोटिफिकेशन रूल्स वगैरह इशू कर रहे हैं वो भी स्टैट्यूट का हिस्सा माना जाएगा। लेकिन ये जो सर्कुलर बनाया डिपार्टमेंट ने, CBDT ने, क्या ये सर्कुलर स्टैट्यूट का हिस्सा होगा। लॉ मेकर कहता है नहीं सर, सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे हम किसी को भी लॉ बनाने की पावर नहीं देंगे, क्योंकि ऐसे अगर हम लॉ बनाने की पावर सब में बांटते फिरेंगे तो सर हर बंदा अपनी पावर को मिसयूज करेगा अपने पर्सनल फायदे के लिए। अगर हम टैक्स ऑफिसर को कह देंगे आप खुद लॉ बनाओ, तो सर हो सकता है टैक्स ऑफिसर के मन में लालच आ जाए और वो असेसी से रिश्वत मांगे और रिश्वत ना मिलने पे आड़े टेढ़े लॉ बना दे असेसी को परेशान करने के लिए। तो सर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे लॉ बनाने की पावर किसी के भी पास नहीं होगी, और क्योंकि इसके आगे चाहे मिनिस्ट्री हो चाहे बोर्ड हो किसी के भी पास लॉ बनाने की पावर नहीं है, देयरफॉर
इनके नीचे कोई भी बॉडी कोई भी डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट क्यों ना करे, वो लॉ का हिस्सा नहीं माना जाएगा। हाउएवर, पार्लियामेंट ने जो एक्ट बनाया था और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन रूल्स दिए थे, उनको हम स्टैट्यूट का हिस्सा मानेंगे। इसका मतलब ये है कि सर, जो भी स्टैट्यूट है, जो भी प्रोविजंस एक्ट में, नोटिफिकेशन में या रूल्स में लिखे हैं, सर ये सारे प्रोविजंस कंपलसरी होंगे। दे शैल बी कंपलसरी अपॉन ऑल, सबको मानने पड़ेंगे। कोई इसे कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता। नो वन कैन चैलेंज इट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। कोई कोर्ट में लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, सर पार्लियामेंट ने जीएसटी लॉ बनाया, तो अब जीएसटी में किसी को भी कोई भी परेशानी हो, फिर भी आप कोर्ट में नहीं जा सकते हमारे अगेंस्ट, सरकार के अगेंस्ट, पार्लियामेंट के अगेंस्ट। या सिमिलरली सेंट्रल गवर्नमेंट ने 8 नवंबर 2017 को नोटबंदी अनाउंस की, हजार रुपए के नोट बंद कर दिए। तो ऐसे में जो नोटबंदी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस की बाय पासिंग अ नोटिफिकेशन, वो नोटिफिकेशन सबको मान्य होगी। इट शैल बी कंपलसरी अपॉन ऑल। कोई भी इसको काट नहीं सकता, कोई भी सरकार के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज नहीं कर सकता उन मैटर्स पे जिन मैटर्स पे गवर्नमेंट को पावर दी गई है लॉ बनाने की। ठीक है जी। हाउएवर, ये जो सर्कुलर नाम की एक्सप्लेनेशन डिपार्टमेंट ने इशू की है अपने ऑफिसर्स को, टाइम टू टाइम डिपार्टमेंट अपने ऑफिसर्स को सर्कुलर के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। तो सर ये जो सर्कुलर है ये स्टैट्यूट नहीं है, ये लॉ नहीं है, यानी इट इज नॉट कंपलसरी अपॉन ऑल। सर्कुलर में लिखी हुई बातों को सबको मानने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को दिक्कत आ रही है सर्कुलर में लिखी हुई बातों को लेकर, तो वो कोर्ट में जाके डिपार्टमेंट के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है, चैलेंज कर सकता है, यानी वन कैन चैलेंज इट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सर क्योंकि ये लॉ का हिस्सा नहीं है, देयरफॉर सबको मानने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ये डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को मानना होता है, यानी इट इज बाइंडिंग ओनली ऑन डिपार्टमेंट ऑफिसर्स। सर ये सर्कुलर डिपार्टमेंट ने अपने ऑफिसर्स के लिए इशू किया है, देयरफॉर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को सर्कुलर की बात माननी होगी। उसके अलावा किसी और को सर्कुलर की बात मानने की जरूरत नहीं है, आम जनता को सर्कुलर की बात मानने की जरूरत नहीं है, और आम जनता चाहे तो सर्कुलर के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज कर सकती है। ठीक है जी। तो एक बार समझिए हम फिर से क्या देख रहे हैं। हमने अभी कुछ बेसिक मीनिंग देखे। सबसे पहले हमने देखा टैक्स का मीनिंग। टैक्स का मतलब क्या होता है, कोई भी कंपलसरी पेमेंट जो गवर्नमेंट को आप कर रहे हैं किसी लॉ के तहत। और लॉ क्या होता है, लॉ बनाने की जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है लॉ मेकिंग पावर बांट देता है। प्राइमरीली जो लॉ मेकिंग पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट को दी गई है, और स्टेट लेवल पे विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को दी गई है। फर्दर जो भी लॉ लेजिस्लेटिव बॉडी बना रही है, उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने की पावर, एग्जीक्यूट करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी गई है सेंट्रल लेवल पे, और स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है। एंड लास्टली, अगर कोई भी दो पार्टीज में झगड़ा होता है, डिस्प्यूट होता है किसी भी मैटर को लेके, तो वो डिस्प्यूट सुलझाने की पावर जो है वो कोर्ट को दी गई है। ऑल्दो प्राइमरीली पावर जो है वो पार्लियामेंट को दी गई है लॉ मेकिंग की, लेकिन पार्लियामेंट भी अपनी मर्जी से किसी भी आइटम पे लॉ नहीं बना सकती। पार्लियामेंट को लॉ बनाने के लिए पहले कॉन्स्टिट्यूशन से पूछना होगा, और कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ लिस्ट बना रखी है जिनके अंदर आइटम्स मेंशन किए हैं। जो आइटम्स पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं आइटम्स पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। जैसे करंटली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिस्ट बनाई गई यूनियन लिस्ट, और यूनियन लिस्ट के अंदर आइटम नंबर 82 दिया गया है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि पार्लियामेंट चाहे तो इनकम पे लॉ बना सकती है। तो ये यूनियन लिस्ट आइटम नंबर 82 से पावर लेके पार्लियामेंट ने इनकम टैक्स एक्ट बनाया 1961 में। लेकिन जहां कहीं भी पार्लियामेंट को लगता है कि सर हमें इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है, और पार्लियामेंट में इमीडिएट एक्शन नहीं लिया जा सकता क्योंकि वहां पे अपोजिशन पार्टी बैठी है, वहां पे लॉ बनने में टाइम लग रहा है, तो ऐसे केस में पार्लियामेंट इमीडिएट एक्शन लेने के लिए अपनी लॉ मेकिंग पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट उस पावर के बेसिस पे नोटिफिकेशन या रूल्स इश्यू करती है इन दी ऑफिशियल गैजेट। फर्दर
सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर वेरियस मिनिस्ट्रीज आती हैं, जिसमें से एक मिनिस्ट्री है फाइनेंस मिनिस्ट्री, जिसके अंदर 2 डिपार्टमेंट होते हैं, एक खर्चे देखता है, एक रेवेन्यू देखता है। रेवेन्यू के डिपार्टमेंट की जो मेन कमाई है वो टैक्सेस से आती है, देयरफॉर उन्होंने वहां पे 2 बोर्ड बना रखे हैं, सीबीडीटी एंड सीबीआईसी। सीबीडीटी डायरेक्ट टैक्सेस को देखता है और सीबीआईसी इनडायरेक्ट टैक्सेस को। सीबीडीटी के अंदर फिर अलग अलग रैंक के ऑफिसर्स होते हैं और वो ऑफिसर्स अपने बोर्ड से टाइम टू टाइम एक्सप्लेनेशन मांगते हैं, सो दैट डिपार्टमेंट जो है, जो बोर्ड है, वो अपने ऑफिसर्स को लॉ की सिंपल क्लैरिफिकेशंस दे सके। तो जो भी क्लैरिफिकेशंस, एक्सप्लेनेशंस बोर्ड डिपार्टमेंट को देता है, अपने ऑफिसर्स को देता है, उसको हम नाम देते हैं, उस डॉक्यूमेंट को हम नाम देते हैं सर्कुलर। सर्कुलर जो है वो स्टैट्यूट का हिस्सा नहीं होता, क्योंकि सर्कुलर जो है वो बोर्ड ने बनाया है और बोर्ड है या डिपार्टमेंट है, उनके पास लॉ मेकिंग पावर नहीं होती। लॉ मेकिंग पावर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट तक दी जाती है। देयरफॉर सेंट्रल लेवल तक एक्ट, नोटिफिकेशन और रूल्स में लिखे हुए प्रोविजंस ही स्टैट्यूट माने जाते हैं और उन स्टैट्यूट को सबको मानना होता है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हाउएवर सर्कुलर में लिखी हुई बात स्टैट्यूट का हिस्सा नहीं होती, देयरफॉर उसको कोई भी चैलेंज कर सकता है। यानी सर्कुलर में लिखी हुई बात को हर किसी को मानने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो ऑफिसर्स हैं उस डिपार्टमेंट के, उस बोर्ड के अंदर जो ऑफिसर्स आ रहे हैं, उन ऑफिसर्स को अपने बोर्ड के सर्कुलर को मानने की जरूरत होती है। ठीक है जी, क्लियर है। यानी अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया उसका मैं फॉर्मूला बना देती हूँ एक लाइन में। मैं ये कह सकती हूँ बेटा, टैक्स का लिटरल मीनिंग क्या होता है? टैक्स का मतलब होता है एनी कंपल्सरी पेमेंट, कोई भी पेमेंट जो कंपल्सरीली आपको करनी ही करनी है। किसको करनी है ये पेमेंट? सर आपको ये पेमेंट करनी होगी टू दी गवर्नमेंट, सरकार को ये पेमेंट जाएगी। और क्या कोई भी पेमेंट जो सरकार को जा रही है वो टैक्स का हिस्सा होगी? नहीं सर, टैक्स वो पेमेंट मानी जाएगी जिसके लिए कोई स्टैट्यूट बना है, कोई लॉ बना है। यानी हमारा पहला फॉर्मूला क्या बना? दैट टैक्स मीन्स एनी कंपल्सरी पेमेंट मेड टू गवर्नमेंट अंडर एनी स्टैट्यूट। ठीक है जी। और इसके अंदर अगर मैं दूसरा फॉर्मूला बनाऊं तो बेटा स्टैट्यूट का मतलब क्या होगा? यहाँ पे हम कह सकते हैं, स्टैट्यूट का फॉर्मूला बना सकते हैं दैट स्टैट्यूट रेफर्स टू एनी प्रोविजन मेंशन्ड अंडर, कोई भी प्रोविजन जो मेंशन्ड है। कहाँ पे सर? 3 जगह मेंशन्ड अंडर। कोई भी प्रोविजन जो एक्ट में लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, रूल्स में लिखा हुआ है। क्या सर्कुलर्स को हम स्टैट्यूट में कवर करेंगे? लॉ मेकर कहता है नहीं सर, सर्कुलर स्टैट्यूट का हिस्सा नहीं माने जाएंगे। स्टैट्यूट में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? एक्ट, नोटिफिकेशन एंड रूल्स। तो हमारे 2 फॉर्मूले क्रिएट हो गए। अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया उसको हमने यहाँ पे एक एक लाइन में फॉर्मुलेट कर दिया, यानी 2 फॉर्मूले क्रिएट कर दिए हमने 2 लाइन के। पहला फॉर्मूला है टैक्स का। टैक्स का मतलब क्या बना? एनी कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट अंडर एनी स्टैट्यूट। और स्टैट्यूट का मतलब क्या हुआ? कोई भी प्रोविजन जो एक्ट, नोटिफिकेशन, रूल्स में दिए गए हैं, प्रोवाइडेड बाय पार्लियामेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पेक्टिवली अंडर द पावर गिवन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी। अब अगला सवाल उठता है कि बेटा ये जो टैक्स है ये कितने तरीके के होते हैं? तो लॉ मेकर कहता है सर टैक्स को हम 2 कैटेगरी में बांट देंगे। एक होगा डायरेक्ट टैक्स, एक होगा इनडायरेक्ट टैक्स। बताइए इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स? नाम से सुनने में आपको क्या लगता है? व्हाट डज इट मीन? सर डायरेक्ट टैक्स का लिटरल मीनिंग होता है कि जो पर्सन गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा उसे ही उस टैक्स का बर्डन बेयर करना है। यानी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। गवर्नमेंट कहती है कि भाई मुझे ना इनकम पे टैक्स चाहिए, इनकम पे टैक्स चाहिए, और गवर्नमेंट देखती है कि एक पर्सन जो है वो पूरे साल भर में कुछ इनकम जनरेट करता है। तो गवर्नमेंट उस पर्सन को कहती है कि भैया आपने जो इनकम जनरेट की है, आपने जो इनकम जनरेट की है उस पे खुद से अपना टैक्स निकाल के खुद ही मेरे पास जमा करा दो। यानी आप ही टैक्स पे करोगे मुझे, यानी सरकार को आपको टैक्स पे करना होगा और आप ही को इसका बर्डन बेयर करना होगा, इसका खर्चा आप ही को झेलना होगा।
bear the burden. इस टैक्स का बर्डन आप ही को झेलना पड़ेगा, आपको अपनी कमाई में से, अपनी इनकम में से टैक्स निकाल के देना होगा। तो मैम इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, समझिए। सर ऑन दी अदर पार्ट गवर्नमेंट कहती है कि भैया मुझे ना सेल पे टैक्स चाहिए, ऑन सेल ऑफ गुड्स। जब भी इंडिया में कोई गुड्स की बिक्री होगी तो उन गुड्स की बिक्री पे मुझे टैक्स चाहिए। अब सरकार देखती है कि भैया एक सेलर है, लेट्स से हम बड़े बड़े सेलर्स की बात करते हैं लाइक बिग बाजार एंड ऑल। तो ये एक सेलर साल भर में मान लीजिए 10 लाख बायर को गुड्स बेच रहे हैं। एक सेलर साल भर में 10 लाख बायर को गुड्स बेच रहे हैं। तो आपको क्या लगता है सरकार को किसको पकड़ना आसान होगा, एक सेलर को पकड़ना आसान होगा या 10 लाख बायर को? भैया बायर्स तो बहुत ज्यादा है गिनती में, इनको हम कहां से पकड़ेंगे? अब हर घर में जाके तो हम घंटी बजाएंगे नहीं, और ऐसे तो पूछेंगे नहीं हर घर की घंटी बजा के कि सर आपने कोई नया सामान तो नहीं लिया, अगर लिया है तो प्लीज टैक्स दे दीजिए। सर ये तो बहुत डिफिकल्ट, बहुत इम्पॉसिबल क्राइटेरिया बनता है। तो ऐसे केस में लॉ मेकर कहता है कि भैया हमें टैक्स चाहिए सेल पे, तो क्यों ना हम एक काम करें, जहां पे सेल का ओरिजिन होगा, ओरिजिन ऑफ सेल, जहां पे सेल की शुरुआत होगी, वहीं पे बैठे सेलर को कह देते हैं कि भैया आप हमें टैक्स पे कर दो, पे सेल्स टैक्स, आप हमें सेल्स का टैक्स पे कर दो। अब सेलर कहेगा मैं अपनी इनकम का भी टैक्स दूं और मैं फिर जो सामान बेच रहा हूं उस पर सेल पर भी टैक्स दूं। तो गवर्नमेंट कहेगी सेलर को कि भाई जो आपने अपनी इनकम जनरेट की उस पे तो आप अपनी पॉकेट से टैक्स दो, लेकिन जो आप सेल कर रहे हो उसका टैक्स आप हमारे पास जमा कराना, लेकिन उसका बर्डन आपको बेयर नहीं करना होगा। आप जब बायर को सामान बेचोगे तो हमारे पास टैक्स जमा कर देना, और बायर तो सामान खरीदने के लिए आपके पास आया ही होगा और आपको पेमेंट करेगा ही करेगा। तो आप उससे अपना प्राइस ले लेना, जो भी आपकी पेमेंट बनती थी, और उसके साथ साथ बायर से इस टैक्स को भी रिकवर कर लेना। यानी बायर को कहना कि भैया आपको हमें दो चीजें देनी है, एक तो इन गुड्स का सेल प्राइस देना है और दूसरा इन गुड्स पे लगे सेल्स टैक्स को भी आपको पे करना है। लेट्स से सेल प्राइस है 100 रुपए, 18 रुपए का टैक्स है, तो बायर सेलर को 118 देगा, उसमें से 18 रुपए सेलर जो है गवर्नमेंट को पे करके आएगा। तो इस सिनेरियो में सोचिए टैक्स किसने पे किया, टैक्स इज पेड बाय सेलर, लेकिन इस टैक्स का एक्चुअल बर्डन किस पे शिफ्ट हो गया? सर एक्चुअल बर्डन शिफ्ट हुआ ऑन बायर, क्योंकि जो टैक्स सेलर ने गवर्नमेंट को जमा कराया था 18 रुपए का, वो 18 रुपए सेलर ने बायर से रिकवर कर लिया। तो सही मायनों में ये 18 रुपए जो गवर्नमेंट तक पहुंचे वो इनडायरेक्टली बायर की जेब से पहुंचे, यानी बायर ने इनडायरेक्टली सेलर के द्वारा ये 18 रुपए गवर्नमेंट को पे कर दिए। तो इस 18 रुपए को हम इनडायरेक्ट टैक्स का नाम देंगे। ये वो टैक्स है विच इज पेड टू गवर्नमेंट बाय वन पर्सन बट द बर्डन ऑफ विच हैज बीन शिफ्टेड अपॉन अदर पर्सन। कोई भी टैक्स जो गवर्नमेंट को एक पर्सन दे रहा है लेकिन उसका एक्चुअल बर्डन दूसरे पे शिफ्ट हो रहा है, और जिस पे बर्डन शिफ्ट हो रहा है टैक्स तो वो दे रहा है सरकार को, लेकिन इनडायरेक्टली दे रहा है, खुद नहीं दे रहा डायरेक्टली। ऐसे टैक्स को हम इनडायरेक्ट टैक्स का नाम देंगे। जैसे आप अपने कोर्स में आगे चल के एक इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ोगे जीएसटी के नाम से, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से, एंड पैरेलली डायरेक्ट टैक्स में आप पढ़ोगे इनकम टैक्स के नाम से टैक्स। जो पे करेगा वही उसका बर्डन बेयर करेगा डायरेक्ट टैक्स में, वेयर एज इनडायरेक्ट टैक्स में सरकार को टैक्स की पेमेंट कोई और करेगा, लेकिन उसका बर्डन जो है वो कोई और झेलेगा इनडायरेक्टली। तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट टैक्स क्या बन गया बेटा? द टैक्स विच इज पेड टू गवर्नमेंट बाय वन पर्सन एंड द बर्डन हैज बीन बॉर्न बाय सेम पर्सन। बॉर्न का मतलब झेलना, बियर का ही फॉर्म है, ठीक है, बॉर्न, BORN। तो भाई कोई भी टैक्स जो सरकार को पे कर रहा है एक पर्सन और उसका बर्डन भी खुद ही झेल रहा है इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स, वेयर एज द टैक्स विच इज पेड टू गवर्नमेंट बाय वन पर्सन बट द बर्डन ऑफ विच हैज बीन शिफ्टेड अपॉन अदर पर्सन इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है बेटा यहां तक की बात अच्छे से? चलिए फर्दर
हमने अभी तक क्या देखा, बिल्कुल बेसिक मीनिंग्स हमने समझे। हमने पहले टैक्स का मीनिंग देखा, कोई कंपलसरी पेमेंट गवर्नमेंट को किसी स्टैट्यूट के अंदर की जा रही है तो वो टैक्स है। फिर हमने स्टैट्यूट का मतलब देखा, सर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट जो भी एक्ट बना रहा है वो स्टैट्यूट का हिस्सा है, वो सबको मानना होगा, कंपलसरी है। एंड सिमिलरली कुछ केसेस में जहां पे इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है वहां पे पार्लियामेंट अपनी लॉ मेकिंग पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देता है, जिसके बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन या रूल्स इश्यू करती है, वो भी आपके स्टैट्यूट का हिस्सा होगा। हाउएवर सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी बोर्ड अपने ऑफिसर्स के लिए सिंपल क्लैरिफिकेशन एक्सप्लेनेशन इश्यू करता है इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर्स, वो सर्कुलर स्टैट्यूट का हिस्सा नहीं होंगे। आपके कोर्स में आप एक्ट भी देखेंगे, नोटिफिकेशंस, रूल्स, सर्कुलर्स भी देखेंगे। यू शुड बी वेरी मच क्लियर कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है जी। फर्दर हमने देखा ये जो टैक्स है वो कैसे कैसे चार्ज होगा, तो हमने कहा सर दो तरह से टैक्स चार्ज हो जाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स का मतलब है वो टैक्स जो पर्सन पे करेगा गवर्नमेंट को, और वही पर्सन जिसने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है जनरली वही पर्सन उस टैक्स का बर्डन भी बेयर करेगा। हाउएवर इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है द टैक्स विच इज पेड टू गवर्नमेंट बाय वन पर्सन बट द बर्डन ऑफ विच हैज बीन शिफ्टेड अपॉन अदर पर्सन इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। आपके कोर्स में आप डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स अलग अलग पढ़ते हैं। आइएगा हम शुरू करते हैं आज डायरेक्ट टैक्स। सबसे पहले अब हम आपके कोर्स से रिलेटेड सीएमए इंटर स्पेसिफिकली के लिए डायरेक्ट टैक्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आपके कोर्स में डायरेक्ट टैक्स 100 नंबर का दे रखा है ग्रुप 1 के अंदर, और इनडायरेक्ट टैक्स ग्रुप 2 में 100 मार्क्स का दिया गया है। सबसे पहली बात तो डायरेक्ट टैक्स होता क्या है बेटा, हमने देखा था द टैक्स, ये वो टैक्स है which is paid to government, which is paid to government by one person, एक बंदा ये टैक्स देता है सरकार को, and the burden of such tax, उस टैक्स का जो बर्डन है, burden of such tax will be borne by same person, will be borne by same person। जो पर्सन गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है उसी पर्सन को इस टैक्स का बर्डन झेलना है। बॉन्ड मतलब होता है झेलना। ठीक है जी। तो इंडिया में आज के डेट में एक ही डायरेक्ट टैक्स है इन द नेम ऑफ इनकम टैक्स, जिसके लिए पार्लियामेंट ने लॉ बनाया था इन द नेम ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। 1961 ईयर ऑफ इनैक्टमेंट है जब इनकम टैक्स इंडिया में आया था और लागू हुआ था। अब ये इनकम टैक्स क्या बोलता है, नाम से आपको क्या लगता है? सर ये वो टैक्स है जो इनकम पे लगता है, और कब कब लगेगा, कैसे कैसे लगेगा, उसके लिए इनकम टैक्स में एक चार्जिंग सेक्शन दिया हुआ है इन द नंबर ऑफ चार्जिंग सेक्शन 4। अब ये सेक्शन क्या होते हैं बेटा, जब भी हम बात करते हैं एक्ट की, एक्ट का मतलब क्या था, लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन से पावर लेके जिन जिन आइटम्स पे लॉ बनाया उनको हम नाम देते हैं एक्ट का, और एक्ट में जो प्रोविजंस हैं वो टुकड़ों टुकड़ों में बांट के दिए गए हैं, और जो टुकड़े बनाए गए हैं प्रोविजंस के लिए उनको हम नाम देते हैं सेक्शन का। सेक्शन में हमने लॉ के प्रोविजंस को बांट दिया। ऑल्दो अभी हम थोड़ा आगे चल के देखेंगे कि इनकम टैक्स में चैप्टर्स बनाए गए, चैप्टर्स के अंदर सेक्शंस डाले गए जिनके अंदर प्रोविजंस दिए गए। अब उसमें एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 4, जिसको हम चार्जिंग सेक्शन का नाम देते हैं। अब सबसे पहला सवाल, ये चार्जिंग सेक्शन क्या होता है? ध्यान रखिएगा, ये चार्जिंग सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली टैक्सेशन के एक्ट में। टैक्सेस के एक्ट में चार्जिंग सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये वो सेक्शन होता है जिस सेक्शन के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस बताए जाते हैं जिनके पूरे होने पे टैक्स चार्ज किया जा सकता है। यानी सिंपल सी भाषा में मैं कहूं तो क्या है, इट इज दैट सेक्शन, ये वो सेक्शन है अंडर विच, जिसके अंदर
टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए हैं, अंडर विच टर्म्स एंड कंडीशंस आर गिवन। ये वो सेक्शन है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए हैं, ऑन फुलफिलमेंट ऑफ विच, जिनके पूरे होने पे, भाई वो टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए हैं जिनके पूरे होने पे ही टैक्स लगेगा, ऑन फुलफिलमेंट ऑफ विच टैक्स बिकम्स चार्जेबल। ठीक है जी। चार्जिंग सेक्शन ध्यान रखेंगे आपसे क्या होता है। चार्जिंग सेक्शन वो सेक्शन होता है जिसके अंदर बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस बताई गई हैं। लॉ मेकर ने बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस दे रखी हैं और बोल रखा है कि जो जो कंडीशंस यहाँ पे बताई गई हैं उन कंडीशंस के पूरे होने पे ही आप टैक्स चार्ज कर सकते हैं। जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर चार्जिंग सेक्शन 4 ने कुछ बेसिक कंडीशंस बताई। क्या कंडीशंस बताई आइए देखिएगा। चार्जिंग सेक्शन 4 इनकम टैक्स एक्ट का कहता है कि सर इनकम टैक्स तब लगेगा जब आप कुछ कंडीशंस को फॉलो करेंगे। सबसे पहली कंडीशन वो कहता है सर इनकम टैक्स कब लगेगा, हमने फॉर्मूला बनाया, इट इज द टैक्स विच इज लेविड ऑन टोटल इनकम। भाई ये पर्सन की टोटल इनकम पे टैक्स लगाया जाएगा। किसकी इनकम पे? ऑफ एवरी पर्सन। ये पर्सन कौन होंगे हम आगे चल के देखेंगे। फर्दर किस साल की इनकम पे टैक्स लगाया जाएगा, तो चार्जिंग सेक्शन कहता है प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स निकालना। भाई इनकम पे टैक्स तो तब निकलेगा जब आपको पता हो कि आपकी टोटल इनकम है कितनी, और टोटल इनकम आपको तब पता लगेगी जब आप वो इनकम कमा लेंगे। भाई आप पहले से ही साल शुरू होने पे तो पहले से ही नहीं बता पाएंगे ना कि मेरी इनकम क्या है। आज की डेट में अगर मैं कह देती, मैं 1 जनवरी 2020 को कहती कि सर मेरी टोटल इनकम लेट से 50 लाख है, लेकिन सर मार्च में लॉकडाउन आ गया और मार्च से लेके लेट से सितंबर तक लॉकडाउन रहा, तो ऐसी स्थिति में मैंने जो 1 जनवरी को एंटिसिपेशन की थी कि मैं 50 लाख की इनकम कमाऊंगी, वो एंटिसिपेशन मेरी गलत हो गई क्योंकि 2 महीने बाद ही लॉकडाउन लग गया। कुछ अनसर्टेन स्थितियां आ गई कोविड-19 के बाद, जिसके बाद मेरी इनकम का फ्लो रुक गया। तो सर इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि आप तसल्ली बख्श पहले इनकम कमा लीजिए, हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम इस साल की इनकम का टैक्स इसी साल आपसे चार्ज नहीं करेंगे। आप पहले इस साल पूरी इनकम कमा लीजिए और फिर इस साल जितनी भी टोटल इनकम आपने कमाई है उस इनकम पे अगले साल जाके आप टैक्स कंप्यूट करके जमा करा दीजिएगा। यानी सिंपल सी बात, पिछले साल आपने जितनी इनकम कमाई उस इनकम का पूरा टैक्स निकाल के अगले साल आपको कंप्यूट करना है और अगले साल ही एक पर्टिकुलर ड्यू डेट तक आपको उसे जमा कराना है। तो वो साल जिस साल में आपने इनकम कमाई उस साल को अब से हम नाम देंगे प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर में आपने जितनी भी इनकम कमाई उस इनकम पे टैक्स हम अगले साल कंप्यूट करेंगे, जिस अगले साल को हम नाम देंगे असेसमेंट ईयर का। असेसमेंट का मतलब होता है कंप्यूटेशन, यानी कंप्यूटेशन प्रीवियस ईयर की इनकम पे हम नेक्स्ट ईयर में करेंगे और नेक्स्ट ईयर में जाके एक पर्टिकुलर डेट पे टैक्स निकाल के गवर्नमेंट को जमा कराएंगे। जिस साल की इनकम का टैक्स निकाल रहे हो उस साल को हम नाम देंगे प्रीवियस ईयर का, और जिस साल में आप इनकम का टैक्स निकाल रहे हो उस साल को हम नाम देंगे असेसमेंट ईयर का। फर्दर चार्जिंग सेक्शन कहता है कि असेसमेंट ईयर में प्रीवियस ईयर के इनकम का टैक्स हर पर्सन का निकालिएगा एट अ प्रिस्क्राइब्ड रेट्स। एक पर्टिकुलर रेट पे आपको इनकम का टैक्स निकालना होगा और वो रेट्स क्या होंगे हम धीरे धीरे करके आगे देखेंगे। यानी मैं सिंपल भाषा में अगर चार्जिंग सेक्शन को क्लासिफाई करूं तो मैं ऐसे कह सकती हूं कि सर इनकम का टैक्स कब लगेगा। It is a tax on total income। मेरे साथ साथ रहेंगे, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आपको क्लास नोट्स साथ साथ दिए जा रहे हैं, उन क्लास नोट्स में सारे प्रोविजंस मेंशन है, आप उनको रीड आउट कीजिएगा। तो वो क्या कह रहा है, हम देख रहे हैं चार्जिंग सेक्शन 4
जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस बताई गई हैं जिनके पूरे होने पे इनकम टैक्स लगेगा। तो इन्होंने यहाँ पे बेसिकली 5 कंडीशंस दी है। इन्होंने कहा सर हम टोटल इनकम पे टैक्स लगाएंगे ऑफ एवरी पर्सन, हर पर्सन की इनकम पे टैक्स लगेगा। ये पर्सन कौन होगा हम धीरे धीरे करके आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन कौन से साल की इनकम पे टैक्स निकाला जाएगा जनरली, वो कह रहे हैं सर ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर की इनकम पे आपको टैक्स निकालना है। भाई जब आप इनकम कमा लेंगे तभी तो आप बताएंगे कितनी इनकम है। तो ध्यान रखना, आफ्टर अर्निंग इनकम, जब आप एक साल में इनकम कमा लेंगे, टैक्स शैल बी कंप्यूटेड, टैक्स शैल बी कंप्यूटेड। टैक्स जनरली कब कंप्यूट होगा, जब आप इनकम कमा लेंगे। तो आपको एक साल दिया जाएगा इनकम कमाने का, और उस साल में आपने जितनी भी इनकम कमाई है उसका टैक्स अगले साल कंप्यूट होगा इन दी असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर कौन सा साल होगा सर, मैं सिंपल भाषा में कह सकती हूं, असेसमेंट ईयर रेफर्स टू नेक्स्ट ईयर, अगला साल, इन विच टैक्स शैल बी कंप्यूटेड। सर ये वो अगला साल है जिस साल पिछले साल कमाई गई इनकम की कंप्यूटेशन होगी। यानी सिंपल सी भाषा में मैं कहूं तो मैं ऐसे कहूंगी कि सर पिछले साल जितनी भी इनकम अर्न की, पिछले साल जितनी भी इनकम अर्न की, उसका टैक्स हम कौन से साल में निकालेंगे, उस इनकम का टैक्स जो है हम नेक्स्ट ईयर में निकालेंगे। यानी सिंपल भाषा में कहूं तो जिस साल की इनकम का टैक्स निकालना है, जिस साल की इनकम का टैक्स निकालना है, उस साल को हम बुलाएंगे प्रीवियस ईयर। और जिस साल में टैक्स कंप्यूट करना है, जिस साल में टैक्स कंप्यूट करना है, कंप्यूट को हम असेस भी कहते हैं, असेस करना है, ऑफ इनकम जनरेटेड इन प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में जितनी इनकम जनरेट हुई उसका टैक्स जिस साल में कंप्यूट करना है, उस साल को हम बुलाएंगे अब से असेसमेंट ईयर। असेसमेंट का लिटरल मीनिंग विश्लेषण करना भी होता है, कंप्यूटेशन करना भी होता है, ठीक है। तो उस सिंपल भाषा में कहूं मैं अगर, तो फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला समझिए क्या बना हमारा। सर हम चार्जिंग सेक्शन 4 देख रहे हैं और हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से बना। सर उसमें कुछ ये कंडीशंस आई हैं। पहली कंडीशन है टोटल इनकम पे टैक्स लगेगा हर पर्सन की, प्रीवियस ईयर की इनकम का टैक्स असेसमेंट ईयर में निकाला जाएगा। तो अभी हम पर्टिकुलरली ये ईयर के वर्ड्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम कह रहे हैं सर इनकम पे टैक्स निकलता है, तो भाई जब इनकम आप कमा लोगे आफ्टर अर्निंग इनकम, हम आपका टैक्स निकालेंगे। तो आप एक काम करो, पहले एक साल में इनकम अर्न कर लो, जिस साल की इनकम पे टैक्स निकलना है उस साल को हम बुलाएंगे प्रीवियस ईयर। और पिछले साल की इनकम जो कमाई आपने, उसका टैक्स जो है वो अगले साल में आपको कंप्यूट करना है। तो जिस साल में आपको टैक्स कंप्यूट करना है उस साल को अब से हम नाम देंगे असेसमेंट ईयर का, ठीक है जी। इनको शॉर्ट में प्रीवियस ईयर को हम PY और असेसमेंट ईयर को हम AY का नाम देंगे, ठीक है। और कितने रेट पे ये टैक्स निकलेगा, वो कहता है एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट्स। हम टाइम टू टाइम अलग अलग रेट्स बताते रहेंगे इनकम टैक्स के। जो भी रेट्स बताएंगे उन रेट्स पे आपको ये टैक्स कंप्यूट करना होगा, ठीक है जी। फिर से एक बात समझिए, इनकम टैक्स एक्ट में बेसिक कंडीशन इनकम टैक्स चार्ज करने की चार्जिंग सेक्शन के अंदर दी गई है, और इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन नंबर 4, जो बेसिकली 5 कंडीशंस बताएगा। उन 5 में से पहले आज हम 2 कंडीशंस पे फोकस कर रहे हैं ईयर्स की। 5 कंडीशंस क्या है, एक बार
ओवरव्यू देख लेते हैं और फिर इन सारी टर्म्स को एक एक करके आगे आने वाली क्लासेस में हम समझेंगे। सर चार्जिंग सेक्शन ने कहा था सबसे पहले कि जो टैक्स है वो हम लगाएंगे टोटल इनकम पे। अब ये टोटल इनकम क्या होती है हम अगली क्लास में देखेंगे। किसकी इनकम पे टैक्स निकाला जाएगा? हर पर्सन की इनकम पे टैक्स निकाला जाएगा। पर्सन कौन होंगे इनको भी आगे चल के देखेंगे। लेकिन किस साल की इनकम पे टैक्स निकलेगा वो कह रहा है सर प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स निकालेंगे। और किस साल में टैक्स निकालेंगे? प्रीवियस ईयर की इनकम पे जो प्रीवियस ईयर में आपने अर्न की, यानी प्रीवियस ईयर में आपने जितनी भी इनकम अर्न की उसका टैक्स नेक्स्ट ईयर हम निकालेंगे, जिसको हम असेसमेंट ईयर का नाम देंगे। और टैक्स निकाला जाएगा एक पर्टिकुलर रेट पे, यानी जो भी टोटल इनकम है उस टोटल इनकम को एक पर्टिकुलर रेट से मल्टीप्लाई करके फिर हम टैक्स कंप्यूट करेंगे। अब आज की क्लास में आपको बेसिकली फोकस करना होगा सिर्फ ईयर्स की बात पे, तो मैं सिर्फ और सिर्फ फिलहाल के लिए आपको ईयर्स की बात समझा रही हूँ। एक बार फोकस कीजिएगा हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम ईयर की बात देख रहे हैं। हम यहाँ पे समझना चाह रहे हैं कि प्रैक्टिकली इनकम टैक्स में क्या होता होगा। लॉ मेकर कहता है सबसे पहली बात कि सर ये जो इनकम का टैक्स है, बताइए ये टैक्स हम आपसे मंथली कंप्यूट करवाएंगे या एनुअली टैक्स निकलवाएंगे? सर लॉ मेकर कहता है हर महीने मत लग जाओ टैक्स निकालने के लिए। हमें पता है आप बहुत बिजी हो, आपको इनकम कमानी है, मेहनत करनी है, तो अगर हम हर महीने आपसे इनकम का टैक्स मांगेंगे तो बहुत टेक्निकली दिक्कत का काम हो जाएगा। तो सर डायरेक्ट टैक्स मंथली नहीं जमा होगा, ये हम आपसे एनुअली लेंगे। आप पूरे साल तरीके से ईमानदारी से इनकम कमाइए, इनकम अर्न कीजिए और फिर जितनी भी इनकम आपने अर्न कर ली है एक साल के दौरान उसका टैक्स अगले साल में कंप्यूट कीजिए। यानी इनकम टैक्स जो है वो एनुअली जमा होगा एंड नॉट मंथली। मैम मंथली फिर कौन से टैक्सेस होते हैं? बेटा जब आप आगे चल के इनडायरेक्ट टैक्सेस देखेंगे तो वहां पे आपको पता लगेगा इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो मंथली जमा किए जाते हैं बहुत से, जैसे जीएसटी एंड ऑल है वो मंथली जमा होते हैं। इनको आप आगे चल के देखेंगे। फिलहाल के लिए बस आपको इतनी बात ध्यान रखनी है, इनकम टैक्स जो है वो एनुअली जमा होगा। अच्छा एनुअली भी कौन से ईयर में? सर दुनिया भर में दो तरह से ईयर फॉलो होते हैं। एक होता है कैलेंडर ईयर जो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक फॉलो होता है। स्पेशली ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं लाइक यूएस एंड ऑल वो कैलेंडर ईयर फॉलो करती हैं। और एक होता है सर टेक्निकली फाइनेंशियल ईयर। ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा ईयर होता है बेटा? ये बेसिकली 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है। अब इंडिया में कैलेंडर ईयर फॉलो नहीं होता। इंडिया में कौन सा ईयर फॉलो होता है? फाइनेंशियल ईयर। तो ध्यान रखिएगा इनकम टैक्स एनुअली तो कंप्यूट होता ही होता है, साथ साथ ये एनुअली कंप्यूट होता है फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पर। ठीक है जी। और कैसे फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे होता है देखिएगा। सर हमारे लिए हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो लेट से स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2020 से और खत्म हुआ 31 मार्च 2021 को। लॉ मेकर कहता है पूरे साल भर में आप पहले इनकम अर्न कर लो। आप क्या करो? इनकम अर्न कर लो, कमा लो। एंड देन आफ्टर अर्निंग द इनकम, जितनी इनकम आपने किस दौरान कमाई? फाइनेंशियल ईयर के दौरान कमाई। आफ्टर अर्निंग सच इनकम ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक आपने जो इनकम कमाई उस इनकम का टैक्स अगले साल कंप्यूट कर लेना। यानी जो इनकम आपने 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक कमाई उस इनकम का टैक्स ऑफ सच इनकम
shall be computed in immediate succeeding year. Immediate मतलब बिल्कुल अगला जो साल आ रहा है, immediate मतलब बिल्कुल, और succeeding मतलब अगला जो बिल्कुल अगला साल आ रहा है, immediate succeeding year. पिछले साल में आपने जितनी इनकम कमाई उसका टैक्स अगले इमीडिएट अगले साल में कंप्यूट कर लीजिए, और जो भी टैक्स कंप्यूट किया है इस टैक्स को आप डिपॉजिट कीजिए, इस टैक्स को आप डिपॉजिट कीजिए, टू बी डिपॉजिटेड बाय अ पर्टिकुलर डे. मैक्सिमम हम आपको एक डेट देंगे, उस डेट तक आपको ये टैक्स जमा करा देना होगा, और उस डे को हम नाम देंगे ड्यू डेट. इस डेट को नाम दिया जाएगा ड्यू डेट. और जिस साल में आप इनकम का टैक्स कंप्यूट कर रहे हैं इस साल को नाम दिया जाएगा असेसमेंट ईयर. और असेसमेंट ईयर में आप जिस साल का इनकम का टैक्स निकाल रहे हैं उस साल को हम बुलाएंगे प्रीवियस ईयर. और ये सारे ईयर्स फाइनेंशियल ईयर में फॉलो किए जाएंगे, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक निकाला जाएगा. इसका मतलब क्या है सर कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक आपने जितनी भी, ध्यान से समझिए, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक आपने जितनी भी इनकम अर्न की वो इनकम पहले आप अर्न कर लीजिए. प्रीवियस ईयर में आपने जितनी भी इनकम अर्न की उस इनकम का टैक्स जो है इमीडिएट सक्सीडिंग ईयर में, यानी सिंपल भाषा में कहूं तो नेक्स्ट ईयर में आपको कंप्यूट करना होगा. नेक्स्ट ईयर में आपको ये टैक्स कंप्यूट करना होगा. और वो नेक्स्ट ईयर जिस ईयर में आप प्रीवियस ईयर में जनरेटेड इनकम का टैक्स कंप्यूट करने जा रहे हैं उस साल को हम बुलाएंगे अब से असेसमेंट ईयर. ठीक है जी. असेसमेंट ईयर के दौरान, असेसमेंट ईयर के दौरान आप टैक्स कंप्यूट करेंगे और फिर असेसमेंट ईयर में ही एक पर्टिकुलर डेट होगी. ध्यान रखिएगा, असेसमेंट ईयर में, इन असेसमेंट ईयर एक पर्टिकुलर डे होगी जिसको ड्यू डेट बुलाएंगे. उस डेट तक आपको ये टैक्स सरकार के पास डिपॉजिट कर देना होगा. यानी अगर सिंपल भाषा में कहूं तो स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप क्या है, आप एक साल में इनकम कमा लो, उस साल को हम नाम देंगे प्रीवियस ईयर का, और ये प्रीवियस ईयर हमेशा फाइनेंशियल ईयर के रूप में चलेगा. 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक है हमारे अटेम्प्ट के लिए. जून 2021, दिसंबर 2021 के लिए आपके लिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर हो गया 2020-21. ठीक है बच्चे, यहां तक की बात क्लियर. फर्दर अगले साल में हम प्रीवियस ईयर की इनकम का टैक्स निकालेंगे, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, जब हमें पता होगा हमने कितना कमाया तभी तो टैक्स निकालेंगे. तो सरकार कह रही है पहले आप कमा लो, उसके बाद टैक्स निकालना. और वो टैक्स कब निकालेंगे, अगले साल में, जिसको नाम देंगे असेसमेंट ईयर का. असेसमेंट ईयर को हम AY के नाम से अब डिनोट करेंगे और प्रीवियस ईयर को PY के नाम से. ठीक है. असेसमेंट ईयर अगेन फाइनेंशियल ईयर होगा. क्या हो जाएगा हमारे लिए, हमारे अटेम्प्ट के लिए 2021-22, क्योंकि ये शुरू होगा 1 अप्रैल 2021 से लेकर खत्म होगा 31 मार्च 2022 तक. ठीक है. सिंपल भाषा में कहूं तो अब प्रीवियस ईयर में आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर की इनकम उठानी है, जो भी इनकम आपने कमाई, और जो भी इनकम आपने प्रीवियस ईयर में कमाई उसका टैक्स कब निकालना है, उसका टैक्स कंप्यूट करना है असेसमेंट ईयर में और जमा भी कराना है असेसमेंट ईयर के अंदर एक पर्टिकुलर डेट तक, जिसको हम नाम देंगे ड्यू डेट का. यानी अगर लेमैन लैंग्वेज में हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि सर प्रीवियस ईयर वो साल है जिस साल में कमाई हुई इनकम का टैक्स
निकलना है, लेकिन ये कब निकलना है? अगले साल में। और असेसमेंट ईयर कह दो तो कौन सा साल है? वो साल जिसमें पिछले साल की इनकम का टैक्स कंप्यूट भी करना है आपको और जमा भी कराना है, डिपॉजिट भी करना है गवर्नमेंट को। असेसमेंट ईयर में दो काम करने हैं, पहले आप कंप्यूट करो टैक्स को, दूसरा उसे डिपॉजिट करो। ये दो अलग अलग काम हो गए, कंप्यूट भी करना है और डिपॉजिट भी करना है इन असेसमेंट ईयर। कौन सी इनकम का? जो इनकम आपने जनरेट की प्रीवियस ईयर में। बात समझ में आ रही है बेटा? तो समझ लीजिए हम क्या कह रहे हैं, सर पिछले साल प्रीवियस ईयर में किसी भी साल में आप पहले इनकम कमाइए, जो भी इनकम आपने कमाई वो पूरे साल भर में इनकम कमा लीजिए 31 मार्च तक। उस साल को हम नाम देंगे प्रीवियस ईयर का। फिर उस प्रीवियस ईयर में जितनी भी इनकम कमाई उसका टोटल टैक्स उठा के अगले साल में हम कंप्यूट करेंगे और अगले साल में उस पे निकाले हुए टैक्स को गवर्नमेंट को डिपॉजिट भी करके आएंगे। यानी नेक्स्ट ईयर में हमें पिछले साल की इनकम का टैक्स कंप्यूट भी करना है और उस निकाले हुए टैक्स को गवर्नमेंट को डिपॉजिट भी कराना है। वो अगला साल जिस साल में मैंने पिछले साल की इनकम का टैक्स कंप्यूट किया और गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराया, उस साल को हम बुलाते हैं असेसमेंट ईयर। वेयर एज वो प्रीवियस ईयर जिस साल की इनकम का टैक्स हम अगले साल में निकाल रहे हैं, उस साल को हम बुलाएंगे प्रीवियस ईयर। और ये दोनों साल फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलाए जाएंगे। देयरफॉर इनको हम टेक्निकली 2020-21 इस तरह से नाम देंगे, 2020-21 और 2021-22। क्लियर है बेटा? तो फिर से एक बार देख लीजिए चार्जिंग सेक्शन ने क्या कहा था। चार्जिंग सेक्शन 4 कह रहा था कि हर पर्सन के टोटल इनकम पे जो प्रीवियस ईयर में जनरेट हुई उसका टैक्स नेक्स्ट ईयर में आप कंप्यूट करके डिपॉजिट कराएंगे और उस नेक्स्ट ईयर को हम असेसमेंट ईयर कहेंगे, जिसमें आपको प्रिस्क्राइब रेट से टैक्स निकालना होगा। यानी इस बात को मैं अब ऐसे कंक्लूड कर सकती हूँ कि अभी वैसे मैंने ज्यादा आपसे कुछ डिस्कस नहीं किया है, अभी हमने खाली ईयर की बात की है, लेकिन मैं इसको ऐसे कंक्लूड कर सकती हूँ कि सर हर पर्सन का, एवरी पर्सन, जो भी पर्सन है हम देखेंगे कौन होते हैं, अभी खाली मैं कीवर्ड्स पकड़ना सिखा रही हूँ आपको। हर पर्सन की जो भी टोटल इनकम होगी, ये टोटल इनकम कैसे निकलती है, क्या होती है, इसको हम अगली क्लास में डिटेल में देखेंगे। हर पर्सन की जो टोटल इनकम है जो कब अर्न की गई, जो आपने अर्न की थी प्रीवियस ईयर में, आपने पर्सन की टोटल इनकम जो प्रीवियस ईयर में अर्न की थी, प्रीवियस ईयर में पर्सन ने जो भी टोटल इनकम अर्न की थी उस इनकम का, जो भी इनकम आपने अर्न की थी, जो भी इनकम अर्न की थी, अर्न करने के बाद नेक्स्ट ईयर, इन नेक्स्ट ईयर, उस नेक्स्ट ईयर को हम क्या नाम देंगे, असेसमेंट ईयर। वो साल जिस साल में मैं टैक्स कंप्यूट कर रही हूं, असेस कर रही हूं। असेसमेंट ईयर में उसका टैक्स जो है, उसका जो इनकम टैक्स है, इनकम का टैक्स है, वो हम कंप्यूट करेंगे। कंप्यूट कैसे करेंगे सर? ये जो टोटल इनकम होगी, जो टोटल इनकम होगी जो आपने प्रीवियस ईयर में जनरेट की थी, आपने जो प्रीवियस ईयर में जनरेट की थी, उस इनकम का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे एक प्रिस्क्राइब्ड रेट से। तो जो अमाउंट निकल के आएगा वो होगा इनकम टैक्स। ये आपको कंप्यूटेशन करनी होगी कौन से साल में, असेसमेंट ईयर में। और जो आपने टैक्स निकाला फिर उस टैक्स को आपको जमा भी कराना होगा, टैक्स टू बी पेड और डिपॉजिटेड, किसको, टू गवर्नमेंट। ये जमा भी कब कराना होगा, बाय ड्यू डेट।
एक ड्यू डेट तक जमा कराना होगा। और ये ड्यू डेट भी कौन से ईयर में होगी, प्रीवियस ईयर में या असेसमेंट ईयर में? सर सिंपल सी बात, ये ड्यू डेट असेसमेंट ईयर में ही होगी, क्योंकि आप टैक्स तो तब जमा कराओगे जब वो कंप्यूट हो जाएगा, और जब उसकी कंप्यूटेशन ही अगले साल में हो रही है तो उसका डिपॉजिशन भी जो है गवर्नमेंट को वो नेक्स्ट ईयर में ही किया जाएगा। ठीक है जी, तो हमारे ये कीवर्ड्स बने। हमने कहा सर पिछले साल के कमाई हुई इनकम का टैक्स नेक्स्ट ईयर में आप कंप्यूट कीजिए, और कंप्यूट करने के बाद एक ड्यू डेट दे रखी होगी अलग अलग पर्सन्स के लिए, उस ड्यू डेट तक या उससे पहले पहले ये टैक्स जमा करा दीजिए। तो हमारे 5 एलिमेंट यहाँ पे बन गए। 5 एलिमेंट क्या है? ऑन टोटल इनकम ऑफ एवरी पर्सन अर्न्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, इनकम टैक्स शैल बी कंप्यूटेड इन असेसमेंट ईयर एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट्स। ठीक है जी, असेसमेंट ईयर में आप टैक्स कंप्यूट करेंगे एक पर्टिकुलर रेट पे, उस इनकम पे जो इनकम आपने पिछले साल कमाई। ठीक है, अब ये इनकम कैसे निकलती है, क्या होती है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन हमें ये पता है जो भी इनकम आएगी उसको रेट से मल्टीप्लाई करके हम अपना इनकम टैक्स निकालेंगे। ये टैक्स कंप्यूट कौन से साल में किया जाएगा, असेसमेंट ईयर में, और जो भी टैक्स निकला उसको फिर हम असेसमेंट ईयर की ही ड्यू डेट तक जमा करा देंगे। क्लियर है बेटा? थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है चार्जिंग सेक्शन से कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम इस एक्ट में ये अमाउंट निकालना सीखने जाएंगे, ये टोटल इनकम निकालना सीखेंगे कि कैसे इनकम निकलती है। हमें अलग अलग चैप्टर में ये रेट्स बताए जाएंगे, ये रेट क्या होगा, फिर हम उस पे टैक्स निकालेंगे, और जो भी टैक्स निकला उसको कैसे पे करना होगा, कब तक पे करना होगा, ये सारे कंप्लायंसेस हम आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे। आज मैंने आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया है कि हम इनकम टैक्स में आगे क्या पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, तो एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं आज हमने जो भी देखा। हमने बिगनिंग से देखा, सबसे पहले हमने टैक्स का मीनिंग समझना शुरू किया। टैक्स के लिए हमने कहा सर टैक्स का मतलब होता है एनी कंपलसरी पेमेंट, कोई भी पेमेंट जो हम गवर्नमेंट को कर रहे हैं अंडर एनी स्टैट्यूट। फिर हमने स्टैट्यूट का मतलब देखा, स्टैट्यूट बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी थी, कॉन्स्टिट्यूशन ने लॉ मेकिंग पावर पार्लियामेंट को दी थी जिसके तहत पार्लियामेंट एक्ट बनाता है। लेकिन कुछ केसेस में जहां इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत होती है वहां पे पार्लियामेंट अपनी लॉ मेकिंग पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट वो पावर लेके जो लॉ बनाती है उसे हम नोटिफिकेशन या रूल्स कहते हैं। तो एक्ट, नोटिफिकेशन या रूल्स में जो भी प्रोविजंस हैं वो स्टैट्यूट का हिस्सा होते हैं, वो कंपलसरी होते हैं, सबको उसे मानना पड़ता है। क्योंकि सर पार्लियामेंट के पास बेसिक लेजिस्लेटिव पावर होती है, और पार्लियामेंट कुछ केसेस में जहां इमीडिएट एक्शन लेना होता है वहां पे अपनी लेजिस्लेटिव पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है। देयरफॉर पार्लियामेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाए हुए प्रोविजन स्टैट्यूट का हिस्सा है, विच शैल बी कंपलसरी अपॉन ऑल, नो वन कैन चैलेंज इट। हाउएवर सर सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के तहत अगर कोई भी डिफरेंट बोर्ड अपने ऑफिसर्स के लिए सर्कुलर्स वगैरह इशू करते हैं फॉर गिविंग फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ, तो वो सर्कुलर स्टैट्यूट का हिस्सा नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ उस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के ऊपर वो सर्कुलर्स के प्रोविजंस बाइंडिंग होते हैं। हाउएवर जनरल पब्लिक को वो क्लैरिफिकेशंस मानने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, दे कैन चैलेंज इट इन दी कोर्ट ऑफ लॉ। तो हमने कंक्लूड किया था टैक्स का मतलब कंपलसरी पेमेंट टू गवर्नमेंट अंडर स्टैट्यूट। साथ साथ रिपीट करेंगे रिवीजन के टाइम। ये रिवीजन बेटा आपके लिए हो रहा है, मुझे याद है प्रोविजंस, लेकिन आपको भी याद करने हैं, और याद करने के लिए आपको साथ साथ रिपीट करना जरूरी है। तो साथ साथ बोलेंगे टैक्स का मतलब कंपलसरी पेमेंट टू गवर्नमेंट अंडर स्टैट्यूट, और स्टैट्यूट का मतलब एनी प्रोविजंस मेंशन्ड अंडर एक्ट, नोटिफिकेशन एंड रूल्स। हाउएवर सर्कुलर डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ स्टैट्यूट। ठीक है जी। फर्दर हमने देखा जो भी टैक्स लगा वो टैक्स दो तरह से लग सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स का मतलब है सर वो टैक्स जो पे वही बंदा कर रहा है जो उस टैक्स का बर्डन बेयर कर रहा है। डायरेक्टली पर्सन अपनी पॉकेट से टैक्स निकाल के गवर्नमेंट को जमा करा रहा है। अगर मैं आपको कहती हूँ बेटा आपने जो इनकम जनरेट की, आपने जो इनकम कमाई 10 लाख रुपए की, उस पे अपनी पॉकेट से टैक्स निकाल के जमा कराइए, तो टैक्स भी आप ही को जमा कराना है गवर्नमेंट को, और बर्डन भी आप ही को बेयर करना है। देयरफॉर ये डायरेक्ट टैक्स बन गया। वेयर एज इनडायरेक्ट टैक्स में लॉ मेकर कहता है कि भाई जहां पे सोर्स है
किसी एक्टिविटी का, जिस एक्टिविटी पे टैक्स लगा रहे हैं, जैसे हमने कहा था सेल का टैक्स चाहिए, तो सरकार कहती है कि सर जहां से सेल शुरू हो रही है, सेलर से सेल शुरू हो रही है, तो सेलर को कह दिया कि आप ही हमें टैक्स जमा करा दो, फिर बायर तो आपके पास आएगा ही आएगा सामान खरीदने, और बायर आपका सेलिंग प्राइस आपको पे ऑफ करेगा। तो जब आप उससे अपना सेलिंग प्राइस रिकवर करें तो उस प्राइस के साथ साथ अपने टैक्स को भी रिकवर कर लेना जो आपने हमारे पास जमा कराया है। यानी वहां पे टैक्स गवर्नमेंट को सेलर दे रहा है, लेकिन उसका बर्डन बायर पे जा रहा है, यानी बायर की पॉकेट से टैक्स गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली सेलर के द्वारा जा रहा है, देयरफॉर उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स का नाम देंगे। इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स गवर्नमेंट को एक पर्सन पे करेगा, बट जनरली वहां पे बर्डन जो है किसी दूसरे पर्सन पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है जी। फर्दर हम आगे बढ़े, हमने अपने डायरेक्ट टैक्स को शुरू किया। डायरेक्ट टैक्स की वेटेज 100 मार्क्स की थी, जिसमें आपका एक ही टैक्स आता है इनकम टैक्स के नाम से, और इनकम टैक्स के लिए पार्लियामेंट ने लॉ बनाया इनकम टैक्स एक्ट 1961, और ये लॉ बनाने के लिए पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के यूनियन लिस्ट से पावर ली फ्रॉम आइटम, हमने कहां से पावर ली थी, यूनियन लिस्ट आइटम नंबर 82। कॉन्स्टिट्यूशन के यूनियन लिस्ट आइटम नंबर 82 में पार्लियामेंट को पावर दिए कि आप इनकम पे लॉ बना सकते हैं। यहां से पावर लेके पार्लियामेंट ने इनकम टैक्स एक्ट बनाया 1961 में, और इनकम टैक्स के अंदर बताया गया कि इनकम पे टैक्स कैसे लगेगा। सबसे पहले आज हमने देखा इनकम टैक्स एक्ट के अंदर चार्जिंग सेक्शन दिया गया। चार्जिंग सेक्शन कौन सा सेक्शन होता है सर? ये वो सेक्शन होता है जिसके अंदर बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस बताई जाती है जिनके पूरे होने पे टैक्स चार्ज होता है। तो यहाँ चार्जिंग सेक्शन कहता है सेक्शन नंबर 4 कि सर इनकम टैक्स लगेगा ऑन टोटल इनकम ऑफ एवरी पर्सन ऑफ प्रीवियस ईयर इन द असेसमेंट ईयर एट द प्रिस्क्राइब रेट। हमने यहाँ पे सबसे पहले समझा प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है। प्रीवियस ईयर सर वो ईयर होता है जिस साल में पर्सन ने इनकम अर्न की है। तो लॉ मेकर कहता है कि सर इनकम टैक्स जो है ना वो हम आपसे एनुअली चार्ज करेंगे, और एनुअली भी फाइनेंशियल ईयर वाइज चार्ज करेंगे। तो आप एक काम करो, एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान इनकम पहले अर्न कर लो। जब आप इनकम अर्न कर लोगे उसके बाद हम जनरली टैक्स निकालेंगे। यानी जनरली टैक्स जो है, ऑल्दो इसकी कुछ एक्सेप्शंस होंगी, हम आगे चल के देखेंगे, बट जनरल रूल ये कहता है कि जो भी आप इनकम एक साल के दौरान अर्न कर रहे हो फाइनेंशियल ईयर के दौरान, जब उस फाइनेंशियल ईयर के दौरान 31 मार्च तक आप पूरी इनकम अर्न कर लो तो उसका टैक्स आप इमीडिएट नेक्स्ट ईयर में कंप्यूट करना। इमीडिएट नेक्स्ट ईयर में आपको उसका टैक्स कंप्यूट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना होगा, जिसकी एक लास्ट डेट होगी जिसको हम ड्यू डेट का नाम देंगे। तो सर इनकम कौन से साल की होगी? प्रीवियस ईयर की। और सर जिस साल में आपने इनकम अर्न की होगी उसको हम प्रीवियस ईयर का नाम देंगे, और उस प्रीवियस ईयर की इनकम का टैक्स जो अगले साल में आप कंप्यूट करोगे उसे हम असेसमेंट ईयर का नाम देंगे। यानी इनकम जो अर्न हुई है प्रीवियस ईयर के दौरान उसका टैक्स आपको कंप्यूट एंड डिपॉजिट कराना होगा नेक्स्ट ईयर में, जिसको हम असेसमेंट ईयर का दर्जा देंगे। यानी ब्रॉडली अगर मैं चार्जिंग सेक्शन को बांटूं तो मैं ऐसे कह सकती हूँ, चार्जिंग सेक्शन नंबर 4 कहता है कि सर प्रीवियस ईयर में पर्सन ने जो भी टोटल इनकम अर्न की है उस इनकम का टैक्स नेक्स्ट ईयर में यानी असेसमेंट ईयर में पहले आप कंप्यूट करोगे। कैसे कंप्यूट करोगे? वो टोटल इनकम लेके आना प्रीवियस ईयर से, उसको एक पर्टिकुलर रेट से मल्टीप्लाई करना। हम देखेंगे रेट्स कैसे निकलते हैं और इनकम कैसे निकलती है, धीरे धीरे अगली क्लास से शुरू करेंगे। और फिर जो इनकम पे रेट मल्टीप्लाई करके टैक्स निकल के आएगा, ये टैक्स आपने कंप्यूट किया असेसमेंट ईयर में, इसको असेसमेंट ईयर के अंदर ही एक पर्टिकुलर ड्यू डेट तक गवर्नमेंट को पे कर देना। ठीक है जी, यहाँ तक की बात क्लियर? तो यहाँ तक की बात को आप एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे नेक्स्ट क्लास से पहले। आज की क्लास को हम बेटा यहीं पे कंक्लूड करते हैं। टिल नेक्स्ट क्लास, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।